हम लोग चैप्टर स्टार्ट आज करेंगे हीट एंड टेम्परेचर। क्या स्टार्ट करेंगे? हीट एंड टेम्परेचर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगा। हीट एंड टेम्परेचर दोनों अलग अलग नाम है, लेकिन हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं गलत कॉन्सेप्ट की हमको फीवर है तो इसका मतलब होता है कि हमारे बॉडी में हीट है। या टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर में से इंटर रिलेशन क्या है, ये मेजर कर लेता है। क्या कर लेता है? कि कितना हीट है, मीन्स अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट अगर इसको मेजर करता है वो है टेम्परेचर। मेरी बात समझ रही? और हीट क्या है? ये एक तरह से फॉर्म ऑफ कैलोरी है। क्या है? कैलोरी। कैलोरी क्या होता है कि अगर जैसे मान लो कि किसी भी बॉडी में कैलोरी कैसे बर्न होती है? वर्कआउट से। इससे वर्कआउट। इसका भी चैप्टर है, इसका भी चैप्टर है, इसका भी चैप्टर है। हम लोग डायरेक्ट इस चैप्टर को पढ़ाते हैं क्योंकि तीनों चैप्टर धीरे धीरे समझ जाओगे। जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो अपने आप इजीली समझ में आ जाएगा। हीट क्या होता है समझ लीजिए, किसी भी बॉडी के अंदर एक ऐसी जिसको कैलोरी बोलते हैं, जैसे इनडिफाइंड हो सकता है तुम्हारे टेम्परेचर को डिस्टर्ब करना। नॉर्मल टेम्परेचर से या तो कुछ ज्यादा हो जाना या तो कुछ कम हो जाना, बट डिस्टर्बेंस ऑफ द कैलोरी इन योर बॉडी, दैट्स कॉल्ड हीट। बात समझना? ये हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। अब ये मत सोचना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हीट कैसे हो। जैसे हम लोग जैसे रशिया में जाएंगे, रशिया का टेम्परेचर माइनस में चल जाता है, -54 में चल जाता है। वैसे ही आप राजस्थान में चल जाओगे तो प्लस में चला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग तो टेम्परेचर जानते हैं, इसका टेम्परेचर ऐसा होगा। दैट मीन्स उसमें कैलोरी की जो प्रोडक्शन है या रिडक्शन है उसके हिसाब से हम टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट में घुसते हैं। बात समझ में आई? बचपन से एक चीज पढ़ते आए और ध्यान से देखिएगा, C/5 = F - 32/9 = R/4। इसका नाम कौन कौन सुना है? नाम सुना हो? अगर क्लास 10 सही से पास किए होंगे तो जरूर देखेंगे। अगर C/5 = F - 32/9 = R/4 जैसे पास नहीं हुए। यहाँ 3 स्केल के बारे में बात की गई है। कौन सी स्केल के बारे में? तो यहाँ स्केल एक वर्ड आया। वो स्केल का मतलब भी जानते हो, मेजरमेंट करना। जैसे अगर लेंथ मेजरमेंट करते हैं तो हमको मीटर समथिंग कुछ, वैसे ही हमने टेम्परेचर मेजर करना है तो इसका भी स्केल होता है। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट होता है, रीमन होता है, केल्विन होता है। ये सब स्केल है जिससे हम किसी भी टेम्परेचर को या अमाउंट ऑफ हीट को मेजर करते हैं। ये बात समझ में आई क्या? तो अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और रीमन, तो आप लिखोगे C/5 = F - 32/9 = R/4। ये लिखोगे। अब समझ में आएगा कि हम इसी को ही क्यों याद करते हैं और क्या यह सही फॉर्मूला है या ये डिडक्टर फॉर्मूला है। डिडक्टर फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं वहाँ है, बट आज डिडक्टर नहीं पढ़ेंगे। एक ही चीज पढ़ेंगे जिससे हमको LHP, UHP सब समझ में आए। किसी भी स्केल का 2 पॉइंट होता है, एक होता है लोअर पॉइंट, एक होता है हायर पॉइंट। हायर पॉइंट को अपर पॉइंट बोला जाता है, या अपर हीट पॉइंट या अपर टेम्परेचर पॉइंट, कुछ भी लिख सकते हो। ये एक रिलेशन है। ये रिलेशन क्यों बनाना जरूरी है कि एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आपको देगा कन्वर्सन का। क्या बोले? कन्वर्सन का, कन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर का देगा। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड दिया रहेगा, बोलेगा फ़ारेनहाइट में उसका स्केल में क्या वैल्यू है। ये क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा। जैसे देख लीजिए, आपको एक क्वेश्चन देगा कि 2 स्केल है, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, इसमें कौन सा वैल्यू है जो दोनों का इक्वल होता है? आपका आंसर होगा -40 डिग्री। क्या बोले? -40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रहेगा और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा, दोनों का वैल्यू सेम होता है दोनों स्केल। आप सोचेंगे क्या ये गलत भी हो सकता है? चेक कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ C/5 = F - 32/9, डायरेक्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम थ्योरी में चले जाएंगे वापस। ये फॉर्मूला है, रीमर का इसलिए नहीं लिए क्योंकि कन्वर्शन हमको सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में ही देना था, तो अब ये वाला रिलेशन छोड़ के ये वाला रिलेशन लिया। ठीक है? अगर हम सेंटीग्रेड को कोई भी टेम्परेचर मान ले, क्वेश्चन क्या रहता है एग्जामिनेशन में, 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा रहेगा और बोलेगा ऐसे करके फ़ारेनहाइट में इसका वैल्यू क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। ऑप्शन 4 रहेगा, मानना जो भी मानना है। तो ये 25 है तो डायरेक्ट लिखोगे 25/5 C का वैल्यू। क्लियर? = F - 32/9। क्या हुआ? 30 देख लेते हैं। 5/1 = F - 32/9 कितना होगा? 45 = F - 32। यहाँ ले जाओगे कितना होगा? कितना आया? 77। बहुत सारा वेरिएबल तुम्हारा आंसर आ रहा है सर। मैं गलती से माइनस कर, बिल्कुल गलती से करना है क्योंकि आपको 1 सेकंड का वक्त देगा। 1 सेकंड में आपका 1 नंबर चला जाएगा और निगेटिव मार्क्स का हुआ तो 0.1 नंबर किए तुम्हारा मिला -7 पॉइंट। सभी में से भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान से
ये सवाल देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है क्वेश्चन? वैसे कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि 25 ही दे, -25 दे सकता है, 45 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो यही रिवर्स या वाइस वर्सा में फॉरेन हेड का भी दे सकता है। जैसे अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक फॉरेन हेड का है, लिख दिया है 40 डिग्री, सॉरी -40 डिग्री, कितना लिखा? अच्छा से f इक्वल्स टू -40, क्या लिखा? हम बोलेंगे c का इसका वैल्यू क्या है, क्या आप निकाल पाओगे? क्या कोशिश कीजिए 2 सेकंड में निकालो। उसके बाद समझ में आएगी कि इस क्वेश्चन का क्यों दिए कि व्हाट्स वैल्यू ऑफ द डिग्रीज या व्हाट वैल्यूज ऑफ द टेंपरेचर हैविंग द इक्वल रीडिंग ऑफ सेल्सियस स्केल और -40 आ रहा है ना। तो अगर ये 40 ले रहा है तो इसका भी -40 आ रहा है ना। इसका मतलब सेंटीग्रेड स्केल और फारेनहाइट स्केल में दोनों में वैल्यू सेम आ रहा है। यही फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वो कौन सी टेंपरेचर है जो दोनों स्केल में सेम वैल्यू रीडिंग करती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन होता है कि अगर क्वेश्चन आपको टर्न आउट करती है, फारेनहाइट दे दी सेंटीग्रेड में निकालो, सेंटीग्रेड दे दी फारेनहाइट में निकालो, तो इससे क्वेश्चन बनती है। ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ऑलवेज देंगे। तीसरी क्वेश्चन जो होती है ये डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का रिलेशन। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 273 समझते हैं। क्या 273? अब बोलोगे सर 273 क्यों सोचे? यार एग्जैक्ट नंबर होता है 273.15। क्या होता है? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेंपरेचर। ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड अगर होगा, अगर हम इसको केल्विन में चेंज करना तो सिर्फ 273 करना, 0.15 इसलिए नहीं लेते कि 0.15 है या 0.2 होगा, कुछ ज्यादा वेरिएशन अप्रोक्सीमेटली वैल्यू नहीं आएगा। बट कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या आता है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे देता है 273.16, 273.15, 273.19, तो उस समय आपको 273.15 मानना होगा। मेरी बात समझ में आई? तो आपको ये वाली वैल्यू याद कर लेते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर हुआ? तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? अगर आप पूछेंगे व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आप आंसर क्या दोगे? 273 इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, इसका नाम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पड़ा क्यों है? जब कुछ तो सोच के लिखा होगा एब्सोल्यूट। देखिए इसका नाम स्टार्ट होता है ऑब्सोलेट से। ऑब्सोलेट एक इंग्लिश का टर्म है, इसका मतलब होता है खत्म हो जाना। क्या बोले? ऑब्सोलेट हो जाना। ये मेडिसिन ऑब्सोलेट हो गई है, ये फैशन ऑब्सोलेट हो गई है, आउट ऑफ मार्केट हो गई है। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटली चेंज, अब चेंज नहीं होने वाला। जैसे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, सॉलिड से लिक्विड हुई, लिक्विड से गैस हुई, ये 3 स्टेट है तो 5-6 स्टेट, बट अभी तो 3 स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद प्लाज्मा आ जाएगी, बॉस एंसेंट, कंडेंसेंट आएगी, 5 पेज है, ठीक है। तो हम लोग 3 का भी पढ़ते हैं एग्जामिनेशन के थ्रू में, बट एग्जामिनेशन जब कंपटीशन पढ़ेंगे तो 5 स्टेट पढ़िएगा, ठीक है। फर्स्ट क्या है? सॉलिड। सेकंड क्या है? लिक्विड। थर्ड क्या है? गैस। फोर्थ प्लाज्मा। और 5 बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। बॉस का मतलब जगदीश बोस, आइंस्टीन का मतलब होता है अल्बर्ट आइंस्टीन। ये दोनों मिल के निकाले थे बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। कंडेंसेट का मतलब होता है कंडेंस हो जाना, कंडेंस का मतलब होता है टूट के छोटा होना। मेरी बात समझ में आई क्या? ये 3-5 अगर बोलेगा फिर पेज ऑफ द मैटर या फिर पेज ऑफ सबस्टेंस, आपका आंसर क्या होगा? बीआई कंडेंसेट या बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। अगर फोर्थ स्टेज क्या होगा? आप बोलोगे प्लाज्मा। थर्ड स्टेज, सेकंड और फोर्थ नहीं पूछता। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस हुआ। दैट मींस एक ऐसा टेम्परेचर जिससे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, और एक ऐसा टेम्परेचर जो लिक्विड गैस में चेंज होने लगता है। कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, ठीक है। उस टेम्परेचर के थ्रू हम हीट के अंदर जाएंगे। देखिए ध्यान और सब समझिए, और बोला कि प्रैक्टिकल लाइफ में देखे होगी। एक नॉर्मल वाटर है, क्या बोले? नॉर्मल वाटर को कभी देखते हो क्या इवापोरेट होते हुए? कभी नहीं देखते हो। नॉर्मल वाटर है, अभी हीट नहीं दिया। मान लो ये टेम्परेचर है, अभी का टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या है? अब इसको क्या किया तुम? स्टोव पर डाल दिए, इसको टेम्परेचर देने लगे, दैट मीन कैलोरी देने लगे, इसका मतलब हीट देने लगे। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब इस वाटर में कुछ ना कुछ हलचल होगा। वाटर में अब ये हलचल कैसे होगा उसके बाद डाउनियस मोशन है, सबका थोड़ा थोड़ा बताएंगे तब समझ में आएगा। देखिए ये लिक्विड स्टेट है। लिक्विड स्टेट में क्या होता है? मॉलिक्यूल के बीच का जो गैप होता है इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ध्यान से सीख लीजिएगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, मींस द स्पेस बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है, इसीलिए डेफिनेट स्टेट है, ठीक है। क्या? क्लोजली पैक्ड होता है। बिल्कुल। तो जब हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में किए तो जाहिर सी बात है इसके साथ इसका एक और दोस्त आएगा, ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या आएगा?
ध्यान से समझिए, ये दोनों अपोजिट भाई है, दोनों बिल्कुल अपोजिट है। जब डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल्स का बीच में जितना ज्यादा रहेगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम रहेगा, और जितना मॉलिक्यूल्स नजदीक आएगा वो उतना ही ज्यादा रहेगा। अब तुम सोचोगे सर ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो, तो अगर इसके अंदर भी जाना है तो हम ग्रेविटेशनल लॉ में चल जाएंगे, G = F1N2/r²। अभी ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा रहे, ध्यान नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? द स्पेस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसका डिपेंड होता है सीधे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, जितना स्पेस ज्यादा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, और जितना स्पेस कम उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। अब ध्यान से देखो, हमने सॉलिड का बात किया, ठीक है। सॉलिड में एक सब्सटेंस एक दूसरे पर एकदम ऐसे रहता है, मेरी बात समझ में आया? ऐसे, दैट मींस इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं है, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं है। इसका मतलब ये दोनों कॉम्पैक्ट कंडीशन में है, स्ट्रांगली बॉन्डेड बना के रखे, स्ट्रांगली बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब इसका डेफिनेट शेप है, क्या बोले? डेफिनेट शेप है, इसका एक शेप है। इसीलिए एक लिक्विड के केस में क्या होता है? द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द टू मॉलिक्यूलर इज मोर देन सॉलिड लेस देन गैस, क्या बोले? इसीलिए देखिए हम लोग सॉलिड ऐसे पढ़ते हैं, लिक्विड, ठीक है। इसमें क्या है? दो मॉलिक्यूल्स एकदम कॉम्पैक्ट कंडीशन में है, इसमें क्या है? दो मॉलिक्यूल्स थोड़ा डिस्टेंस में है, और इसमें क्या है? मॉलिक्यूल्स बहुत डिस्टेंस में। क्लियर? अच्छा अब बताओ इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? कुछ नहीं, फोर्स ऑफ बहुत ज्यादा रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मच मोर हायर रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कम होगा? रहेगा। रेंज में रहेगा, इससे कम, इससे ज्यादा, ऐसे टाइप का रेंज में, बीच वाला। और इसमें क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम लूज रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इसका मतलब वो डेफिनेट शेप है, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है इसका मतलब उसे इनडेफिनेट शेप है। तो लिक्विड और गैस में इनडेफिनेट शेप आता है और सॉलिड में डेफिनेट शेप आता है, ड्यू टू द कॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू द कॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि आखिर नॉर्मल वाटर ये एक्साइटेड क्यों हो जाती है। ध्यान से समझिए, किसी को भी अगर हीट दिया जाए तो वो अपने नॉर्मल स्टेट से नए स्टेट में चेंज होने लगता है। बात समझ में? तुमको भी कोई थप्पड़ मार देना तुम गुस्सा हो जाओ, दैट मींस तुम्हारे अंदर टेम्परेचर दी गई है, तुम्हारे अंदर कैलोरी दी गई है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ जब हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये हट के 37, 51, 59 ऐसे बढ़ते जाएगा ना। तो whenever the molecules receive the energy, whenever the molecules receive the energy, get excited and get Brownian motion. Brownian motion का मतलब होता है molecules are moved in all direction in randomly, किसी भी डायरेक्शन में वो भाग सकती है जहां उसको जगह मिले। इस केस में अगर हम गर्म करते हैं सॉलिड को तो दो मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट कंडीशन में है, जिसको हीट मिल रहा है, ये भी अपना रैंडमली मोशन करना चाहती है, बट इसके ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स इसको कॉम्पैक्ट करके रखा है, चारों तरफ से वो कॉम्पैक्ट है, जिसका मतलब ये मूव नहीं करना पाती, लेकिन धीरे धीरे जबरदस्ती का स्पेस बनाती है। लिक्विड के केस में क्या होता है? मोशन, जगह है थोड़ा सा तो ये ऐसे से मोशन करती है, ठीक है। जब स्ट्राइक करती है दूसरे मॉलिक्यूल्स को तो उसमें भी वो हीट जनरेट करती है। स्ट्राइक से तो हमेशा हीट जनरेट होती है, जैसे हम अभी आपको एग्जांपल दे दिए, जैसे अपन आप पाम्स को अपने हाथ हथेली को रगड़ोगे तो जाहिर सी बात है हीट डेवलप होती है, ये फ्रिक्शन के कारण होता है। लेकिन रियल टू होता है स्ट्राइक ऑफ मॉलिक्यूल, जब दो मॉलिक्यूल से दूसरे टकराएंगे तो वहां भी हीट डेवलप होगा। उसके बाद क्या होगा? उसका मोशन और तेज हो जाएगा। आप देखो लिक्विड एकदम नॉर्मल कंडीशन में थी, थोड़ा सा हम हीट दिए वो जिगजैग हो, इसका मतलब पानी में हलचल हो रहा है, ठीक है। तो पानी में हलचल होने का मतलब हम इसको हीट नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब इसमें ब्राउनियन मोशन हो रहा है। ब्राउनियन मोशन समझ में आ रही है क्या? जब ये ज्यादा हीट हम लोग बढ़ाते जाते हैं तो इसकी जो मोशन है वो और तेज होने लगती है, और तेज होने लगती है। इसका मतलब यहाँ से जो इसका स्टेट है ये चेंज होने लगता है। स्टेट क्या होने लगता है? चेंज होने लगता है। अब स्टेट चेंज होने का कंडीशन कब है? जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाती है, इस पे जिसको बोलते हैं बीपी, क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर नहीं, क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो एमपीबी होगा, मध्य प्रदेश नहीं, माध्यमिक परीक्षा नहीं, मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में एक टर्म्स आएगा, मेल्टिंग पॉइंट में एक टर्म्स आएगा, तब जाके हीट का कॉन्सेप्ट मतलब घुस हो। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर, अ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर वेयर द लिक्विड गेट एक्साइटेड एट द एक्सट्रीमली स्टेट। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जाते वाटर जो होता है तो कूदने लगता है। अब ये चेंज हो जाएगा गैस में,
तो गैस में तो डायरेक्ट चेंज होता नहीं है, पहले इवापोरेशन होता है, थोड़ी सी जो ऊपर की वाटर है थोड़ी सी उड़ने लगती है। अगर उसको नहीं समझ में आता तो जो मम्मी चावल वावल बनाती होगी तो देख लेना, जो पतीला में रख देती है तो फिर से कांपता है, क्योंकि नीचे से वो इवापोरेट हो रहा निकलने का कोशिश कर रहा है। इसका भी एक रीजन है कि सर ये कांपता ही क्यों है। अगर ज्योग्राफी पढ़े हो तो समझ में आएगा कि एक होती है हॉट एयर, एक होती है कोल्ड एयर। क्या होती है? कौन सी हल्की होती है? हॉट एयर। हॉट एयर हल्की होती है, हॉट एयर हल्की होती है। हाँ सर, हॉट एयर हल्की होती है। हॉट एयर हल्की इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स में कैलोरी है, कैलोरी एक्साइटेड करता है, वो ऊपर उठने का कोशिश करता है, और जैसे हॉट एयर उड़ जाता है उसका जगह खाली हो जाता है, कोल्ड एयर उसके अंदर घुस जाती है। तो एक साइक्लिक कन्वेंशन हुआ, हॉट कोल्ड, फिर ये गर्म हो जाएगी, फिर ऊपर चले जाएगी, फिर ठंडा आ जाएगी, एक कन्वेंशन करंट डेवलप होता है। ठीक है, वही करंट आपका लिक्विड के स्टेट में भी होता है। क्लियर हुआ? फिर से रिवाइज करते हैं, फिर से ध्यान से देखना। एक नॉर्मल टेम्परेचर में वाटर था, हमने टेम्परेचर को दिया, बढ़ाया, उस टेम्परेचर से बढ़ाया, वाटर एक्साइटेड स्टेट में हुआ ड्यू टू कॉज। समझना है किस कारण ये एक्साइटेड स्टेट में हुआ? दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्साइटेशन हुआ, दोनों मूव करने लग रहा, और ज्यादा हीट डेवलप हुआ, और ज्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड आते इसका स्टेट लिक्विड था वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा गैस में। इसमें तो यहाँ से एक क्वेश्चन तुमको समझ में आ रही होगी कि सॉलिड को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो हमें टेम्परेचर देना होगा। क्या करें? बढ़ाना होगा। फिर लिक्विड को और टेम्परेचर दोगे तो तुम गैस के स्टेट में चेंज चले गए। उल्टा पढ़ लो, गैस को फिर लिक्विड में करना है तो क्या करना होगा? टेम्परेचर कम करना, कंप्रेस्ड करना होगा। क्या करना होगा? फिर लिक्विड से सॉलिड करना होगा तो इसको क्या करना होगा? और कंप्रेस का मतलब ही होता है प्रेशर एक्सर्ट करना। क्या करना? अब यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होती है एलपीजी की। इसकी आप तो सिलेंडर तो सबको ही देखे हो, रेड कलर की होती है, ब्लू कलर की, जैसा भी, ठीक है। हम लोग कमर्शियल की बात नहीं कर रहे, हम लोग डोमेस्टिक का बात कर रहे हैं, जो घर में होता है। उसमें कितना केजी लिखा रहता है? 14। बिल्कुल याद रखिएगा, 14 पर एग्जाम में आता है कि डोमेस्टिक का वेट कितना, 14.2। तो क्या 14.2 ही लीटर आपको ये है गैस उसके अंदर? नहीं सर। तब ध्यान से नहीं देखो, आगे 15.8 भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे। गैस चला दो ना, रेगुलेटर होता है, क्यों होता है, चला दो गैस। गैस चलाने पर एक आवाज आती है, उससे एक बदबू टाइप की आती है। बदबू क्या है? क्या क्वेश्चन को एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि गैस की तो कोई परफ्यूम नहीं होती। हाँ बिल्कुल नहीं, एकदम गलत, जवाब ही मत देना। मीथेन होते ही गलत हो जाएगा। मीथेन फ्लेमेबल है, वो अगर निकल जाएगी ना, कोई सिगरेट वगैरह फूंक दिया तो उड़ जाएगा। क्या कोई गैस नहीं होती है। मेरा बात ध्यान से सुन लो, गैस की कोई ना ही उसकी महक नहीं होती, उसको हम लोग जबरदस्ती का सल्फर मरकप्टॉन देते हैं। क्या देते हैं? क्या नाम है? द कंपाउंड ऑफ ए सल्फर मरकप्टॉन नाम का एक कंपाउंड है जो हम उसमें एडेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं सल्फर का? रीजन बता रहा हूँ। अगर तुम लोग टीटी खेलते हो, जिसको टेबल टेनिस बोलते हैं, जो चाइना का गेम है, टीटी का नाम सुने हो ना? कौन कौन जानता है टीटी का नाम? टीटी जो खेलते हैं उसमें एक बॉल यूज होती है ना, बहुत ही हल्की बॉल होती है। कभी फटते हुए देखो, अगर मान लो खेलते कभी फट जाए या तुम जान जो पार दो, उसको परफ्यूम लोगे ना, एकदम सड़ी हुई अंडी जैसा मगे, अंडा जो सड़ जाता है, जो अभी थेरेपी चल रही है, वो वाली महक की। ठीक है, तो सल्फर की जो टेस्ट होती है, जो परफ्यूम होती है, वो सड़ा हुआ अंडा जैसा होता है, रॉटन एक स्मेल। क्या बोलेंगे? अब देखो, अगर हम इसमें सिलेंडर में खूबसूरत वाला डाल दें तो तुमको तो मजा आएगा, लीक हो रहा। तो हम उसमें डालते हैं सल्फर का कंपाउंड मरकप्टॉन। क्या डालते हैं? तो उसमें थोड़ी सी भी अगर लीक होती है तो उतनी तीक्ष्ण आवाज है, दैट मींस तुम्हारे नेसल्स को प्रॉब्लम करती है, नेसल को, और तुमको लगेगा कहीं ना कहीं लीक हो रहा है, जाके अपना सिलेंडर बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 पूछेगा कि एलपीजी गैस पे परफ्यूम एक्सीडेंट से बचने के लिए कौन सी कंपाउंड यूज की जाती है? आप बोलोगे कंपाउंड ऑफ सल्फर मरकप्टॉन। क्या बोलोगे? नाम है सल्फर मरकप्टॉन। ठीक है, याद रहेगा क्या? और एलपीजी में जो तुम आंसर दे रहे थे, एलपीजी में होती है मीथेन गैस। क्या होती है? मीथेन होती है, प्रोपेन होती है, ब्यूटेन भी होती है। देखो चारों नाम बता दे रहे, आइसोप्रोपेन होती है और ब्यूटेन होती है। एग्जाम में चारों ऑप्शन कभी नहीं देगा, या तो आपको प्रोपेन एंड ब्यूटेन देगा, या मीथेन तो देगा नहीं, तो कंफर्म देखना, ये मीथेन नहीं देगा आपको कभी भी जिंदगी में। आपको प्रोपेन और ब्यूटेन देगा, या प्रोपेन या आइसोब्यूटेन देगा, मीथेन नहीं देगा, क्योंकि मीथेन जब भी देगा तो CH4 ग्रुप में जाता है। किस ग्रुप में? जब एरोमेटिक केमिस्ट्री में जाएंगे तो तुम लोग थोड़ा समझ में आएगा। मीथेन हमेशा काउ डंग्स
या जितना भी खराब चीज जैसे बोलते हैं ना काउ डंग्स, बफेलो डंग्स, ये जितना उससे में मीथेन निकला जिसको गोबर गैस बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो फिर से वापस चलते हैं, वहां से निकल के आते हैं। सॉलिड को हीट दिए, क्या बना? लिक्विड। लिक्विड को हीट दिए, क्या बना? गैस को कंप्रेस किए, क्या बना? लिक्विड। लिक्विड को कंप्रेस किए, क्या बना? दैट मींस यहाँ हीट टेम्परेचर बढ़ रहा, यहाँ टेम्परेचर घट रहा। क्लियर हुआ? ध्यान से देखिएगा, जब भी दो मॉलिक्यूल्स है, ये 3-4 मॉलिक्यूल्स है, हीट देते हैं इसकी डिस्टेंस बढ़ जाती है, हीट देते हैं इसकी डिस्टेंस, लेकिन जैसे कंप्रेस करेंगे, प्रेशर डालेंगे, तो इसकी टेम्परेचर, इसकी डिस्टेंस कम हो जाती है। बात समझ में आई? अब स्टेट चेंज कैसे होगा समझ में आ रहा है? जैसे इसका मॉलिक्यूल ज्यादा डिस्टेंस चेंज, मान लो एक लिक्विड है, इसका मॉलिक्यूल इतना तक है, इसको हीट दिए, ये मॉलिक्यूल इतना दूर चला गया, तो ये तो गैस का कैरेक्टरिस्टिक है, गैस पे बदल गया है। सॉलिड से डायरेक्ट ना नीचे दे रहा है, यदि लिक्विड भी डायरेक्ट गैस हो जाए, सॉलिड से डायरेक्ट गैस काहे नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। देखो मान लो कि वो सॉलिड है, इसको तुम इतना ज्यादा हीट दे दिए कि डायरेक्ट गैस बन जाएगा, लिक्विड स्टेट कैंसिल हो गया, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? प्रोसेस क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द a one state solid a direct change to gases without the fall of liquid। अब तुम सोचोगे इस केस में लिक्विड गया क्या? कपूर जाते हो ना, पूजा करते हो सब कोई, कपूर या जो देते हो लगाओगे, जलाओगे, उसमें लिक्विड निकलता क्या? वो तो सॉलिड है, और उसको जलाते वो गैस में चेंज हो जाती है, लिक्विड तो बनती नहीं है। तो वन ऑफ द फाइन एग्जांपल कैम्फर, सेकंड एग्जांपल नफ्थलीन, जो अलमारी में होता है ना व्हाइट कलर का, जो दिखता है डालने के लिए, वो तुमको लिक्विड होते हुए नहीं दिखेगा, इतना बड़ा डाले 3 साल बाद आपको छोटा हो जाएगा, पर तुम